आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं KYPM नीट के क्वेश्चन को, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। और आज के सारे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, फास्ट सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, जैसे आप एग्ज़ाम में अप्रोच आपका होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल ऑफ ए फोटोन विद द फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज़। फिर उसके बाद प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी दी हुई है आपको। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6.626 होता है, जो कि अप्रॉक्स में आप लोगों को क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो आप लोगों को इसकी एनर्जी के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा इक्वेशन लगेगा, इक्वेशन लगेगा E = h/न्यू। ठीक है, h क्या हो गया, प्लैंक कांस्टेंट, न्यू क्या होगी आपकी फ्रीक्वेंसी। दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 3, इसकी वैल्यू होगी आप लोगों को 33.15। ठीक है, फिर इसके पावर को देखो तो क्या होगा, पावर की वैल्यू क्या होगी 10⁻14 और 10⁻34। इसका अगर हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे तो रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, हम लोगों को 10⁻20 रिज़ल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस डेसिमल प्लेस को 1 डिजिट शिफ्ट कर ले तो ये वैल्यू क्या होगा 3.315 × 10⁻19। और इसका यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट होगा आप लोगों को, ये हर्ट्ज़ को क्या रखते हैं, हर्ट्ज़ को रखते हैं पर सेकेंड, और ये वाला यूनिट क्या है आपको जूल सेकेंड। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, जूल में ही यूनिट होगा, तो इसके आंसर्स क्या हो जाएंगे आपको, जूल में हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन है 1 करेक्ट। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोगों को क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब एटॉमिक पार्टिकल हैज़ पॉजिटिव चार्ज। तो हमें पता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा पॉजिटिव चार्ज रखता है। हम लोगों को 3 टाइप के बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। नेक्स्ट में अगर थर्ड में देखें, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट विद अ प्रोटॉन 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। हम लोगों को एटॉमिक नंबर पूछ रहा है Z। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का क्या होगा, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर आप लोगों को प्रोटॉन के नंबर के इक्वल ही होता है ऑलवेज, चाहे ये आयंस हो या एटम के फॉर्म में हो। तो Z = क्या होगा, हम लोगों को P होगा। तो हमारे इसके एटॉमिक नंबर क्या हो जाएंगे, Z = P। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना बता रहा है, ये 6 बता रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई इन थर्ड सब सेल। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 3D सबसेल। 3D सबसेल कहने का मतलब है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों को ऑक्यूपाई हो सकते हैं। देखिए हम लोगों को सबसेल की कैपेसिटी क्या होती है, ये हमेशा आपको फिक्स होती है। ये 3D का हो या 4D का हो या 5D का हो, इससे आप लोगों को 3 आगे जो लगा हुआ है उससे डरना नहीं है। D सबसेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी, D सबसेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होगी आप लोगों को 5, क्या होगा इसका 5 ऑर्बिटल होंगे। इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 5। और इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो हर ऑर्बिटल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हर ऑर्बिटल में आपको मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 10। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। टोटल नंबर ऑफ एटम इसके ऐड कीजिए, ऊपर वाला वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हो रहा है आप लोगों को 10 + 2 + 3 कितने हो रहे हैं, 15 इलेक्ट्रॉन। 15 एटॉमिक नंबर किसका है, 15 एटॉमिक नंबर आपको फास्फोरस का है। तो इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये किसका होगा, फास्फोरस का होगा। ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को D नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर है आप लोगों को D नंबर। नेक्स्ट आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20 विल हैव
इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट सेल। आउटरमोस्ट सेल के लिए पूछ रहा है, आउटरमोस्ट सेल के लिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने होंगे। अगर 20 है एटॉमिक नंबर तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर क्या हो गया, ये कहाँ तक हो गया, 18 हो गया, आर्गन तक की। इसको आप डायरेक्ट आर्गन भी लिख सकते हो। 18 के बाद फिर क्या बचा हुआ है, 18 के बाद फिर बचा है 4s2, तो इसमें क्या हो जाएगा 4s2। तो आउटरमोस्ट सेल इसका कौन सा हो गया, 4 का s, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन थर्ड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, ठीक ना, इज प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। प्रिंसिपल एनर्जी लेवल कहने का मतलब है एन की वैल्यू हम लोगों को क्या है, थर्ड सेल के लिए पूछ रहा है। क्या कह रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन थर्ड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल इज। फर्स्ट एनर्जी लेवल क्या होगा, के, इसके बाद क्या होगा, एल, फिर क्या होगा, एम। तो एनर्जी लेवल क्या हो गया, हम लोगों को एन की वैल्यू क्या हो गई, एन की वैल्यू 3 हो गई। और इसमें हम लोगों को एनर्जी लेवल में कितने क्या करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फर्स्ट में हम लोगों को कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, फर्स्ट में हम लोगों को मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। हम लोगों को इसका फॉर्मूला क्या है, 2n² है। तो 2n², एन के लिए वैल्यू अगर आप चेक करो तो एन यहाँ पे हमारा 3 है, तो 2 × 3 का स्क्वायर, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू होगा हम लोगों को 2 × 9, ये वैल्यू हो गया 18, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल, तो एन क्या है हम लोगों को, एनर्जी लेवल की वैल्यू है। तो कौन सी एनर्जी लेवल है, थर्ड में क्या हो गया, 18 आंसर। फिर उसके बाद क्या कह रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम आयन। सोडियम के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले, अगर हम लोग सोडियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11। एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर चुका है, प्लस कहने का मतलब आउटरमोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। तो अब क्या बचेगा, ये आप लोगों को सोडियम क्या है, सोडियम है आप लोगों को 11, तो बचेगा क्या, नियॉन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा। कहने का मतलब आउटरमोस्ट सेल हमारा क्या होगा, कम्प्लीटली फिल्ड होगा, और कैसा होगा, नोबेल गैस के जैसा होगा। तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और आप देखो कि 10 एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास दिया हुआ है, सिर्फ यही दिया हुआ है, तो आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, ये क्या कह रहा है, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, इसमें ऑप्शन आप लोगों को कह रहा है, ऑप्शन में इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोटॉन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिया है, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन दिया हुआ है, और फिर न्यूक्लियॉन दिया हुआ है। देखिए बच्चे, आप लोगों को मास नंबर किसके इक्वल होता है, मास नंबर इक्वल होता है, मास नंबर इक्वल होता है आप लोगों को n + p, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। तो यही वैल्यू हो जाएगा क्या, किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आप लोगों को मास नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आइसोटॉप। आइसोटॉप का क्या होता है, आइसोटॉप होता है सेम एलिमेंट, ठीक ना। तो सेम एलिमेंट होने चाहिए, उसके क्या हो जाएंगे, एटॉमिक मास हम लोगों को अलग अलग होंगे। तो देखते हैं ये क्या कह रहा है, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है, और हम लोगों को क्या खोज रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट को भी चेक करते हैं, दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के सेम नंबर होने से आइसोटॉप नहीं हो सकता है कोई भी। फिर उसके बाद क्या है, दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अगर हम लोग इसमें ध्यान दें तो इसमें क्या दिया हुआ है, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इसमें ये वैल्यू हमारा करेक्ट है। फिर तीसरे में आप देखिए कि ये क्या कर रहा है, दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस अगर डिफरेंट हो तो ये सेम स्टेटमेंट आप लोगों को क्या हो रहा है, किसके स्टेटमेंट आप लोगों को क्या हो रहे हैं,
ये स्टेटमेंट भी आप लोगों को करेक्ट होगा, क्योंकि हम लोगों को नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ये दोनों हम लोगों को क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है और इसके मासेस भी इक्वल हैं। बच्चे इसके दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, जिसमें कि आप लोगों को ए एंड सी, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप ए में करेक्ट मार सकते हो इसमें, क्योंकि ये मास नंबर है। फिर उसके बाद डी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा गलत है। डी में ऑप्शन क्यों गलत है, दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन इक्वल हो सकते हैं, तो वो आइसोटॉप नहीं होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होना चाहिए और उसके क्या होने चाहिए, मास नंबर इक्वल होने चाहिए। तो 1 करेक्ट आंसर है हमारा। अगर आपने सी भी लगाया है तो ये भी करेक्ट ही है। फिर अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 चेक करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन डी सब सेल। डी सब सेल में आप लोगों को ऑर्बिटल के नंबर पूछ रहे हैं। ऑर्बिटल क्या होगा, डी में हम लोगों को नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है, 5 होता है। डी के लिए क्या इसकी वैल्यू क्या है, डी के लिए अगर आप लोग चेक करो तो डी के लिए एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू 2 है। तो इसके ऑर्बिटल कैसे निकलेंगे, एम एल से निकलेंगे। एम एल की वैल्यू कितनी होगी, -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो टोटल कितने एम एल की वैल्यू पॉसिबल है, इसके वैल्यू पॉसिबल है 5। तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई 4f सबसेल। तो जैसा आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि सबसेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके आगे प्रेजेंट हुए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू से डिपेंड नहीं करते हैं। वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, ये सबसेल के कौन सा सबसेल है, एफ सबसेल है या डी सबसेल है या पी सबसेल है, उस पर सिर्फ डिपेंड करेगा। तो एफ के लिए मैक्सिमम कैपेसिटी हम लोगों को कितनी है, एफ के लिए मैक्सिमम कैपेसिटी हम लोगों को है 14 इलेक्ट्रॉन की। अगर हम लोगों को एफ की कैपेसिटी चेक करें तो एफ के इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी होगी, एफ के इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है इसकी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 12 का डी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग चेक करें क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बात करें तो क्वांटम नंबर दैट स्पेसिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इन स्पेस इज। अगर हम लोगों को क्वांटम नंबर दैट कैन स्पेसिफाई द ओरिएंटेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिएंटेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। ये हमारी क्वांटम थ्योरी की, ये हमारे क्वांटम नंबर का थ्योरी ही है, ठीक है ना। तो इसके बाद बच्चे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। इसमें आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में आपको पता है कि अगर सेम पीरियड में हम लोग क्या करें, अगर हम लोग सेम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करें, किस साइड मूव करें, लेफ़्ट टू राइट मूव करें, तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। और इसमें अगर हम लोग चेक करें तो ये सारे वैल्यू देखिए, कार्बन है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद फ्लोरीन है। और ये फ्लोरीन आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में कहीं भी प्रेजेंट हो तो इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ये पूरे पीरियोडिक टेबल में इस एलिमेंट के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। नेक्स्ट है, इसके बाद आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए क्लोरीन एटम इज़। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन के एटॉमिक नंबर क्या है। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर होने चाहिए हैं आपको 17। तो 17 देखो कि आपने कैसे 17 इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया है। तो ये देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने हो गए, 10 हो गए। 10 के आगे कितना चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 3s का 2 और 3p का 5। फर्स्ट आंसर ही हमारा करेक्ट है। इसके नीचे कोई आंसर हम लोग चेक करेंगे कि किसी का भी 17 एटॉमिक नंबर कंप्लीट नहीं हो रहा होगा, ठीक ना। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट है, फर्स्ट ही ऑप्शन हम लोग इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम +2।
फिर से ध्यान दीजिए, इसमें कैल्शियम क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कहने का मतलब कैल्शियम के आउटरमोस्ट सेल में से 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्वल होगा, पहले इसमें 20 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो अब ये क्या होगा, आर्गन के जैसा होगा। 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन किस में नज़र आ रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें नज़र आ रहा है आप लोगों को 10 + 8, तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपको कैल्शियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि इक्वल होगा किसके, जो इक्वल होगा आपको आर्गन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप बच्चे देखो, क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोगों को मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगा, घटेगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इसकी बढ़ेगी। तो आप देखो कि ये सारे के सारे एलिमेंट हैं कहाँ के, ये एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरॉन है, ये कार्बन है। और जैसे आपको पता है कि लेफ़्ट टू राइट आप मूव करोगे, आईपी की वैल्यू क्या होगी, सेम पीरियड में आईपी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। सबसे हाईएस्ट आईपी इसका क्या होगा, कार्बन का होगा। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट आईपी हम लोगों को पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ही पूछ रहा है, तो हाईएस्ट आईपी आप लोगों को कार्बन का होने वाला है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 18 में चले तो इसमें क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम आयन। इसमें आप लोगों को K+ आयन होना चाहिए। ये क्या है, हम लोगों को पोटेशियम आयन होना चाहिए, इज सेम एज दैट ऑफ। इसमें क्या होगा, पोटेशियम आयन के हम लोगों को K+ आयन के लिए अगर हम लोग बात करें, इसमें हम लोगों को सिंबल क्या होगा, पोटेशियम आयन के K+ सिंबल हैं, तो इसका किसके जैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम आयन इज सेम दैट ऑफ। तो पोटेशियम से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कौन सा बचेगा, इसमें बचेगा आप लोगों को, इसमें अगर हम लोग चेक करें, ये हम लोगों को इसमें सोडियम आयन होना चाहिए। सोडियम आयन में हम लोगों को क्या होगा, आंसर ये होगा। अगर पोटेशियम आयन होता तो ये क्या होता, आप लोगों को आर्गन के जैसा होता, तो आर्गन आप लोगों को आंसर में है नहीं। इसके अगर ऑप्शंस चेक करें तो इसके ऑप्शन में हम लोगों को आर्गन भी होना चाहिए था। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगर पोटेशियम को कंसीडर कीजिएगा तो आर्गन, अगर इसमें सोडियम आयन को कंसीडर कीजिएगा, Na+ आयन को कंसीडर कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों को, नियॉन 10 के जैसा। क्वेश्चन अगर हम लोग 19 के लिए चेक करें, क्वेश्चन 19 में अगर हम लोग चेक करें, एन एटम हैज़ 16 प्रोटॉन, 16 इलेक्ट्रॉन एंड 18 न्यूट्रॉन। इसमें क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द मास नंबर। मास नंबर के लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए, मास नंबर इक्वल टू N+P। N+P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 18 दी हुई है। फिर उसके बाद फास्फोरस, इसमें न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी दी हुई है, न्यूट्रॉन की वैल्यू दी हुई है 18, और प्रोटॉन की वैल्यू कितनी दी गई है, 16। इस दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आप लोगों को 34 हो जाएगी। 34 वाला आंसर कौन सा है आपको, ये है। तो ये किसके बराबर होगा, इसके मास नंबर के बराबर होगा, ठीक ना। तो इसके मास नंबर के इक्वल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम लोगों को द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के क्या होने चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड के कितने, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए इसमें आप लोगों को सिंपल एटम्स काउंट करने हैं। एटम काउंट करने का मतलब 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, 1 आपको सल्फर एटम प्रेजेंट है, और 4 क्या प्रेजेंट है आपको, 4 प्रेजेंट है ऑक्सीजन। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ एटम हो गए आप लोगों को 4 + 1 5 + 2, 5 + 2 क्या हो गया, ये 7 हो गया। 1 मॉलिक्यूल में टोटल 7 हमारे एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, मॉलिकुलर मास में आप लोगों को H2O हाइड्रोजन का एटॉमिक मास में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑक्सीजन के एटॉमिक मास में 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपको 18
ग्राम पर मोल के इक्वल आएगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन अब इसके बाद देखते हैं 22 नंबर। इसमें आप लोगों को क्या कह रहा है, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2। इसमें एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या दिया हुआ है 84। तो आपको पता है कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, एन फैक्टर निकालते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास लगाएंगे इसमें। तो मास देखिए आप लोगों को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आप लोगों को मास दिया हुआ है 84। इसमें क्या वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है 84 ग्राम पर मोल। तो हम लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास, एम्पेरिकल फार्मूला का मास क्या होगा, ये 12 + 2 14 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो इसको आप चेक करो कितने टाइम में कट रहा है, ये कट रहा है आप लोगों को 6 टाइम में। 14 6 जा 84, तो n की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। तो अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला में क्या करें 6 से मल्टीप्लाई कर दें, सारे वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 6 और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 12। तो हमारा आंसर क्या होगा C6H12 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोगों को 23। ये क्या कर रहा है, द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड। अगर कोई सब्सटेंस किसी सॉल्यूशन में लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जो अमाउंट आप लोगों को लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली। 36 ग्राम ऑफ वाटर में हम लोगों को नंबर ऑफ मोल के लिए क्या फॉर्मूला है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, या कहिए मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर गिवन वेट कितना है 36। अभी जस्ट वाटर का मॉलिक्यूलर वेट भी आप लोगों को फाइंड आउट किए हुए, ये वैल्यू कितना है 18 ग्राम पर मोल। जब इसके ग्राम में हम लोग 18 ग्राम पर मोल से डिवाइड करेंगे तो कितने मोल आंसर आएंगे, ये कटेगा आप लोगों को 2 मोल्स। तो 2 मोल हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोगों को, केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। C6H12O6 व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन एटम इन ग्लूकोज। कार्बन टू हाइड्रोजन एटम, इसमें आप लोगों को पूछ क्या रहा है, सबसे पहले तो देखिए कि आप लोगों को क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज का फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला जब आपको दे ही दिया है तो आप इसमें क्या पूछ रहा है, कार्बन टू हाइड्रोजन। इसमें क्या पूछ रहा है, कार्बन टू हाइड्रोजन एटम का रेशियो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन के कितने एटम है, 6 एटम है। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 12 एटम है। तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:2 के रेशियो में हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये करेक्ट है। ठीक है, 1:B नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है, प्रेशर का एसआई यूनिट आपको पास्कल है। पास्कल आप लोगों को ये एसआई यूनिट 7 बेसिक एसआई यूनिट आप लोगों को याद होने चाहिए, तो उसमें हम लोगों को ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखिए द लॉ स्टेट दैट द मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज। इसमें हम लोगों को क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ है। हम लोगों को क्या, कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो सब्सटेंस को क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो एटम को हम क्रिएट कर सकेंगे किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के एटम को, ना तो उसको हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो यही है, एनर्जी वाला इक्वेशन आप लोगों को फिजिक्स में लगेगा। केमिस्ट्री क्या करता है, आपको सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मास को अलाउ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को 28। इसमें क्या हो रहा है आप लोगों को, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ। अगर हम लोगों को किसी का एटॉमिक मास चाहिए, क्या चाहिए, एटॉमिक मास चाहिए, तो एटॉमिक मास के लिए फिर से फॉर्मूला हम लोगों को n+p। n+p के लिए हम लोगों को देखिए कि ऑप्शन हम लोगों को n+p कहीं पे है। n क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्लस p क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देखिए 26, इसमें क्या कह रहा है, केमिकल फार्मूला फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल और क्लोरीन का क्या होगा, क्लोरीन का एटॉमिक मास आपको 35.5 ग्राम पर मोल होगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 36.5 ग्राम पर मोल। वैल्यू देखिए आप लोगों को क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या हो रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होना चाहिए, किसी के केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आना। आप लोगों को क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, मतलब कि उसके केमिकली उसके रीअरेंजमेंट हो रहे हैं, एटम या आयंस क्या हो रहे होंगे, रीअरेंज हो रहे होंगे। तो देखिए कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर, इसका फार्मूला कभी चेंज हो रहा है, इधर से भी फार्मूला आपको वाटर होगा, सिर्फ इसके स्टेट में चेंज होगा। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, इधर लिक्विड से क्या हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर, लिक्विड से ये क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बर्निंग ऑफ पेपर, कार्बन, इधर कोई कार्बन का मटेरियल रहा होगा, कार्बन पेपर क्या है हमारा, कार्बन का सब्सटेंस है, लेकिन जब इसको बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये क्या करेगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक केमिकल चेंज है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, केमिकल चेंज ही पूछ रहा था, आंसर हमारा ये हो जाएगा। मेल्टिंग ऑफ बटर इज ए फिजिकल चेंज। फिर उसके बाद है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप बताइए कि एलिमेंट को कैसे अरेंज किया गया है, कौन से फॉर्मूल, कौन से पीरियोडिक लॉ पे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या फॉलो करता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक ना। तो एटॉमिक नंबर पे ही हम लोगों को अरेंज किया गया है। नेक्स्ट, एलिमेंट इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव सिमिलर, इसमें क्या पूछ रहा है, एटॉमिक नंबर अगर सेम है, क्या चीज़ सिमिलर होगा, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास या नंबर ऑफ प्रोटॉन या केमिकल प्रॉपर्टी। तो बच्चे ये सारे के सारे जो नंबर होते हैं आप लोगों को सेम ग्रुप में सभी की वैल्यू चेंज होते रहती है। एटॉमिक नंबर भी चेंज होता है, एटॉमिक मास भी चेंज होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी चेंज होता है, लेकिन सेम क्या रह जाता है, सेम रह जाता है आपको केमिकल प्रॉपर्टी, उसके सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है आपको, नंबर ऑफ पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू। पीरियड के नंबर किसके इक्वल होते हैं, पीरियड के नंबर इक्वल होते हैं हम लोगों को वैलेंस जो हमारा सेल होगा, सेल नंबर के इक्वल होगा। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल, हम लोगों को जितने सेल होंगे पीरियड नंबर भी उतना ही होगा। फर्स्ट सेल कहने का मतलब फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट, सेकंड सेल कहने का मतलब सेकंड पीरियड का एलिमेंट। तो जो नंबर ऑफ सेल होगा वही उसका पीरियड होगा। ये 33, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें 34 में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल में हम लोगों को कोई भी केमिकल चेंज नहीं आना चाहिए। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आयरन में ऑक्सीजन का रिएक्शन है, ये केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर, ये भी हमारा कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्सन है, ये भी हमारा केमिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, अगर हम लोगों को फ्रीजिंग ऑफ वाटर कहें, लिक्विड स्टेट से ये क्या हो रहा है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारा क्या है, फिजिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ एग, एग क्या होगा, ये आप लोगों को बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा, उसमें भी चेंजिंग आ जाएंगे, ठीक ना। तो हमारा फिजिकल स्टेट कौन है, फिजिकल चेंज कौन है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जो कि फिर से रिवर्स भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द एलिमेंट located to the right of fluorine in the periodic table is। फ्लोरीन के राइट में कौन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। इसके राइट में कौन होगा, राइट में आपको फ्लोरीन के आगे क्या होगा, नियॉन होगा, जिसके एटॉमिक नंबर कितने हैं, 10 है। तो इसके आगे कौन होने वाला है, हम लोगों को नियॉन होने वाला है, ठीक है। तो इसके आगे कौन सा एलिमेंट होगा, नियॉन होगा। नेक्स्ट देखिए, अब आप लोगों को सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें हम लोगों को क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोगों को कोई भी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपको लोगों को सॉल्यूशन सभी क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या कर रहे हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल एमंग द फॉलोइंग।
मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है? जिसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम हो, और मेटल इसमें सबसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम किसका होगा? जो कि हम लोगों को पीरियोडिक टेबल में बात करो तो सबसे लेफ्ट साइड का एलिमेंट हो। अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है? सोडियम, इसके इस साइड क्या है? मैग्नीशियम, इस साइड क्या है? एल्युमिनियम, और ये कहाँ पे है आपको? कैल्शियम। तो ये दोनों में थोड़ा कंपैरिजन हो सकता है, कंपेयर कर सकते हैं इसको, लेकिन ये क्या है? एल्कली मेटल है। ये आपको एल्कली मेटल मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट, अगर हम लोग नोबेल गैस आर लोकेटेड इन विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। नोबेल गैस के एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? नोबेल गैस के एटॉमिक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है पी में। तो ये किस पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा? किस ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा? पी ब्लॉक के एलिमेंट है ये। तो 10 प्लस एटॉमिक शेल इलेक्ट्रॉन, तो ये 18 ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक ना। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होता है? जिसमें कि मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टी होते हैं। नाइट्रोजन क्या है आप लोगों को? नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सोडियम क्या है? मेटल है। क्लोरीन क्या है? फिर से नॉन मेटल है। और बचा हुआ कौन हो गया? ये हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? हमारा मेटलॉइड है। अब क्वेश्चन नंबर 39 पे अगर हम लोग बात करें, 39 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि द एलिमेंट इन ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नॉन एज। 17 ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग एक स्पेशल नेम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। तो 17th ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग हैलोजन कहते हैं। नोबेल गैस किसको कहेंगे? नोबेल गैस कहेंगे 18th ग्रुप वाले को। एल्कली मेटल किसको कहेंगे? फर्स्ट एलिमेंट को। और एल्केलाइन अर्थ मेटल कहेंगे सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को। तो ये इसके स्पेशल नेम है। ये कभी कभी आप लोगों को एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि द एलिमेंट विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होगी? फ्लोरीन की ही होगी, चाहे बाकी का कोई भी एलिमेंट रहे। इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की होगी। अगर फ्लोरीन प्रेजेंट है तो बाकी एलिमेंट को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एटॉमिक साइज जनरली, इसके लिए ट्रेंड पूछ रहा है पीरियोडिक टेबल में। क्या कह रहा है? इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड एंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसमें क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड एंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, तो ये गलत हो गया। लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज नहीं होता है साइज, तो ये गलत ऑप्शन है। फिर उसके बाद सेकेंड ऑप्शन चेक करें कि लेफ्ट टू इंक्रीजेज लेफ्ट टू राइट, ये भी गलत हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद तीसरा चेक कीजिए डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। आगे देखते हैं। डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड एंड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, तो ये एटॉमिक रेडियस का हम लोगों को क्या है? एटॉमिक साइज का ये करेक्ट प्रॉपर्टी है। अगर हम लोग पीरियड सेम ग्रुप में बात करें, टॉप टू बॉटम इसके साइज इंक्रीज होते हैं और लेफ्ट टू राइट इसके साइज क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अगर हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के लिए बात करें, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। ये बच्चे आप लोगों को थ्योरी ही कहती है। थ्योरी में आप लोगों को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आप लोगों को पता होना चाहिए। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आप लोगों को एटॉमिक मास पे बेस्ड था। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे अगर हम लोग एलिमेंट को सजाएं तो उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे? पीरियोडिक फंक्शन होंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 43 कह रहा है। 43 में क्या है आप लोगों को? एल्केलाइन अर्थ मेटल आर लोकेटेड इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फिर से बात आ गई कि एल्केलाइन अर्थ मेटल, तो ग्रुप 2 के एलिमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप 2 के एलिमेंट को हम लोग एल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट को क्या कहेंगे? एल्कली मेटल कहेंगे। ग्रुप 7 वाले आप लोगों को जो मेटल होंगे ये डी ब्लॉक के मेटल हो जाएंगे,
ठीक है, ग्रुप 18 वाला नोबेल गैस मेटल हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जनरली, आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड के बारे में आपको पूछ रहा है, डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, तो आप चेक कीजिए इंक्रीज वाला, इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, चलिए ये करेक्ट है यहाँ तक। फिर आगे चेक करते हैं, इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड एंड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इसमें क्या होगा, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये करेक्ट ऑप्शन है, हम लोगों को सी ही करेक्ट ऑप्शन है। डी वाला हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, ये वाला इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ये रॉन्ग है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल एमंग द फॉलोइंग इज, मोस्ट रिएक्टिव ऊपर से क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी हो और नॉन मेटल भी हो, एमंग द फॉलोइंग, तो रिएक्टिव मेटल और इलेक्ट्रोनेगेटिव कहने का मतलब इसमें क्या है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, नॉन मेटल क्यों रिएक्टिव होता है, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन, तो इसमें 3 के आंसर हो गए हमारे फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 ये क्या कह रहा है, एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर 38 is located in period in which period and group of the periodic table। देखिए ये बच्चे हम लोगों को एटॉमिक नंबर क्या है, 38 है। 38 से पहले वाला नोबेल गैस कौन होगा, 38 से पहले वाला नोबेल गैस है हम लोगों को क्रिप्टन। क्रिप्टन क्या होगा, क्रिप्टन का 36 है। कहने का मतलब कि नोबेल गैस हम लोगों को क्रिप्टन पास किया है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, और ये क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर क्या है आपको 36 है। तो मतलब कहने का मतलब कि ये 5th पीरियड का एलिमेंट होगा। 5th पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, मतलब कि इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन गया है। कहने का मतलब इसमें क्या होगा, 5s2 है इसके ऑटोमोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कौन से पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा, 5th पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा। ये सेल कौन सा, इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, s ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ग्रुप क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि 38 है, तो नियरेस्ट नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन, इसमें क्या हो जाएगा क्रिप्टन, और क्या हो जाएगा क्रिप्टन से आगे के सेल, ये क्या है 4th सेल इसके कंप्लीट है। तो कौन से सेल अब फिल होंगे, 5th s2 कंप्लीट होगा। तो 5 के s में 2 इलेक्ट्रॉन गया, तो जैसे ही 5 के s में 2 इलेक्ट्रॉन गया तो पीरियड क्या हो गया हमारा 5th पीरियड होगा। ग्रुप कौन सा हो जाएगा, 2 ग्रुप हो जाएगा। SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का SI यूनिट कौन सा है, केल्विन या डिग्री सेल्सियस। तो हम लोगों को SI यूनिट के लिए बात करें तो ये केल्विन स्केल है। सारे के सारे हम लोगों को टेम्परेचर के ही यूनिट हैं, लेकिन SI यूनिट कौन होगा, केल्विन स्केल होगा। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ डेफिनिट वॉल्यूम बट नो डेफिनिट शेप। इसमें हम लोगों को ऑप्शन सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, जैसे इसमें प्लाज्मा ऐड कर दिया ना तो थोड़ा सा आप लोगों को क्या हो जाता है, दिक्कत होने लगता है। प्लाज्मा ये आयन के जैसा होता है, तो आयन के जैसा है, कहने का मतलब ये गैसेस टाइप में है। तो हम लोगों को डेफिनिट शेप किसका, डेफिनिट वॉल्यूम किसका होगा, डेफिनिट वॉल्यूम ओनली लिक्विड का होगा। बाकी गैस का लिक्विड वॉल्यूम क्या होता है हमारा, ए डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप। तो वॉल्यूम हमारे गैस का फिक्स नहीं होता है, शेप तो हमारा क्या होगा। इसमें हम लोगों को क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ डेफिनिट वॉल्यूम, तो डेफिनिट वॉल्यूम ओनली लिक्विड का होगा इसमें। और शेप भी हमारा क्या होना चाहिए, शेप हमारा डेफिनिट नहीं होना चाहिए। तो इसमें डेफिनिट वॉल्यूम हमारा सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है, लेकिन सॉलिड वाले के क्या होंगे, शेप भी हमारे फिक्स होंगे। लिक्विड का क्या होगा, हमारा शेप वैरी करते रहेगा। तो यही ऑप्शन है। हम लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न किसके कारण होता, प्लाज्मा के कारण होता, लेकिन प्लाज्मा भी कैसा होता है, गैस के जैसा ही होता है। तो आप उसमें नो डेफिनिट वॉल्यूम, नो डेफिनिट शेप, सिर्फ लिक्विड ही है जिसके कि क्या होंगे, वॉल्यूम सेम होंगे, फिक्स डेफिनिट वॉल्यूम होगा, और इसका शेप क्या होगा, अलग अलग होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49
ये क्या कह रहा है आप लोगों को, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर के लिए पूछ रहा है तो एटॉमिक नंबर आपको हमेशा प्रोटॉन से डिसाइड होगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेट इन एल सेल ऑफ एन एटम। एल सेल कहने का मतलब के सेल, एल सेल सेकेंड सेल कहने का मतलब, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो इसके लिए एन की वैल्यू कितनी होगी 2, और इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा 2n²। तो इसके वैल्यू कितने हो जाएंगे, इसके वैल्यू हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन हम लोगों को कंप्लीट हुआ। तो हम लोग इसके शॉर्ट, ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही इजी लेवल का दिया हुआ था, लेवल 1 करके नीट में दिया हुआ है। क्वेश्चन आप लोगों को फंडामेंटल क्वेश्चन रहेंगे इसी तरह के, और आप लोगों को इसमें कुछ क्वेश्चंस नीट के लेवल बहुत हाई नहीं होते, लेकिन ये क्या करता है आपको सिलेबस, टोटल सिलेबस कवर करता है। क्वेश्चन कहीं से भी आपको आ सकता है। ठीक है, धीरे धीरे इसके लेवल आपके इंक्रीज़ किए जाएंगे जैसे जैसे आपके चैप्टर ऐड होंगे, इसके टफनेस इसके क्या होंगे, इसका ये आप लोगों को और टफ होते जाएगा। धीरे धीरे आप लोगों को इसके लेवल इंक्रीज़ रहेंगे। ठीक है बच्चे।